आज हम लोग देखेंगे Salesforce platform basics. Get started with Salesforce platform. चलो start करा जाए फिर. Okay, so getting started with Salesforce platform learning objectives. After completing this unit, you will be able to define the Salesforce platform, describe the dream house scenario, create a tailhead playground, explain the difference between declarative and programmatic development. So starting from a quick introduction to Salesforce. Salesforce के बारे में जैसे कि पहला दिन ही हम लोग समझे थे, right? So you might think that Salesforce is just a CRM. It stores your customer data, gives you processes to nurture prospective customers, and provides ways to collaborate with people you work with. And it does all the things, all those things. But saying that Salesforce is just a CRM is like saying a house is just a kitchen. There's a lot more to it than that. So हम लोग जब पहला दिन समझ रहे थे तो हम बताए थे कि Salesforce CRM है मेनली, इसलिए भी कि हमारा फोकस अभी CRM के साइड में ही रहेगा और कम्प्लीटली Salesforce को अभी Salesforce में बहुत सारी चीज़ एक्चुअली Salesforce है सॉफ्टवेयर बहुत सारा इंटरनल प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली यही बताना चाह रहा है कि CRM सिर्फ CRM बोलना सही नहीं होगा। तो इसमें CRM से कहीं ज़्यादा और अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारा चीज़ ऑप्शंस है। तो Salesforce comes with a lot of standard functionality or out of the box products and features that you can use to run your business. There are some common things business want to do with Salesforce, and the feature we give you that support those activities. Standard functionality of out of the box हम समझा ही दिए थे out of the box क्या होता है, ठीक है, याद है ना out of the box क्या होता है? So okay, out of the box टर्म वो होता है जो इनबिल्ट समझ लो एक तरह से तुम्हारा कोई भी जैसे कि बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, मोबाइल। अगेन जब मोबाइल नया नया खरीदता है उसको तुम देखना, मोबाइल को जब ओपन करेगा ना तो उसमें बहुत सारा चीज़ ना ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल टर्म में समझ सकते हो कि वो सारा आउट ऑफ द बॉक्स है, ठीक है। जैसे मान लो कुछ कुछ ऐप्स है उसमें और बेसिकली जो सेटिंग्स वगैरह होता है तो वो सारा चीज़ तुम्हारा ऑलरेडी रहता है, मीनिंग कि कुछ एक्स्ट्रा बाहर से तुम नहीं लाए हो, सब कुछ विद इन द बॉक्स है। जहाँ पे कोडिंग करना पड़े, कोडिंग वर्ड तो समझता है ना, कोडिंग टर्म क्या होता है, कोडिंग। यस सर। हाँ, विकेश समझता है ना कोडिंग क्या होता है? कोडिंग का मतलब हुआ जैसे कि कोई भी चीज़ को, अच्छा ऐसे समझो कोडिंग कैसे हुआ, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स होता है हम लोग के इंग्लिश में या हिंदी हाँ में भी वो होता है तो वर्णमाला। तो बेसिकली अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करके हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं ना, सेंटेंस बनाते हैं, ताकि वो रीडेबल सेंटेंस बनता है एक पढ़ने के लिए हमको। सिमिलरली जब लैंग्वेजेस, तो जैसे लैंग्वेज बोलेंगे तो लैंग्वेज में इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, बहुत सारा लैंग्वेज होता है। उसी तरह से कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है, कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है जैसे कि C++, बहुत सारा लैंग्वेज है कंप्यूटर का। तो वो हाँ कंप्यूटर का लैंग्वेजेस से मिल के जो भी मतलब वो कंप्यूटर का लैंग्वेजेस को मिला के जो बनाते हैं ना हम लोग, तो उससे जो डेवलप होके आता है वो सारा एप्लीकेशंस में बेसिकली होता है। तो जो भी तुम आज कंप्यूटर में चाहे मोबाइल में देखते हो ना, वो सारा लैंग्वेजेस को ही मिला के उससे कोडिंग करते हैं। तो अभी जैसे कि स्टेटमेंट लिखते हैं तो ये सारा स्क्रिप्टिंग हो गया ना, हम लोग बोलते हैं इंग्लिश स्क्रिप्टिंग बोलेंगे या फिर स्टेटमेंट्स बोलेंगे। तो उसी तरह से सेम टर्म यूज होता है कोडिंग में भी। कोडिंग में भी तुम स्टेटमेंट्स होता है, स्क्रिप्टिंग होता है। तो लैंग्वेज से जो भी लिखते हो कोई भी चीज़ करने के लिए, तो जैसे कि अब यहाँ पे ये लाइन लिखा हुआ है तो ये आदमी का समझने के लिए लिखा हुआ है। इसी तरह से जब भी कोई कंप्यूटर लैंग्वेज से लिखते हैं तो वो कंप्यूटर के समझने के लिए लिखा होता है। और वैसा वैसा स्टेटमेंट कोई कोई प्री डिफाइंड होता है, कोई कोई डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो उससे उस चीज़ को जो भी लिखते हैं उस कंप्यूटर के लैंग्वेज को समझ के उसको कोडिंग बोलते हैं बेसिकली, इन वेरी सिंपल टर्म। तो अब जब कोडिंग का बात जहाँ आ जाता है, जहाँ पे कोडिंग इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होता है, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स तब तक है जब तक कोडिंग इन्वॉल्व नहीं है। जहाँ जैसे ही कोडिंग इन्वॉल्व हो गया मतलब आउट ऑफ द बॉक्स नहीं रहा, मतलब वो सिस्टम खुद से प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वो तुम उसमें उसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन, ठीक है। मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहा, वो कस्टमाइजेशन हो गया। तो वही बता रहा है कि सेल्सफोर्स में कुछ कुछ स्टैंडर्ड फंक्शनलिटीज होता है और कुछ कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ होता है, जो कि तुम सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप और सिंपल क्लिक से वो तुम कॉन्फ़िगर कर सकता है।
ठीक है। सो उसको अपना बिजनेस रन करने के लिए सिंपल उसको बना सकता है। So here are some common things business wants to do with Salesforce and the features we give you to support those activities. तो अभी यहाँ पे कुछ कुछ कॉमन चीज बता रहा है कि जिससे Salesforce जो Salesforce सपोर्ट करता है। What you need to do, so we give you, मान लो sell to prospects and customers, lead and opportunity। ये तो हम लोग पहला दिन समझे थे ना, sales to prospect and customers, जो होटल का एग्जांपल लिए थे, उससे हम लोग लीड्स एंड अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। तो सेल्स का बंदा बेसिकली जाता है मार्केट में, पता करता है कौन सा मेरा प्रोस्पेक्ट कस्टमर है, जो पोटेंशियल कस्टमर्स है उसको पकड़ के लाता है और सिस्टम में एंट्री करता है एज ए लीड, जो भी मेरा पोटेंशियल कस्टमर है इसको हम कस्टमर बना सकते हैं उसको, और उसी के अपॉर्चुनिटी बनाता है। नेक्स्ट है तुम्हारा हेल्प कस्टमर्स आफ्टर द सेल, केसेस एंड कम्युनिटीज फॉर कस्टमर अरेंजमेंट। ओके, सो इसमें क्या होता है, जो हम लोग एक पार्ट समझे थे ना जिसमें कि लिखा हुआ था, एक सेकंड, इसमें लिखा हुआ था कि जब कस्टमर्स बन जाते हैं सेल्स के बाद, जो हम लोग 19 केजी सिलेंडर का एग्जांपल लिए थे, उसमें था कि कस्टमर बन गया है। अब कस्टमर बन गया है तो उसके बाद क्या, कस्टमर जब बन जाता है तो सेल्सफोर्स में एक टर्म होता है केसेस, ठीक है, और कम्युनिटीज़ का टर्म होता है। ये हम लोग डिटेल में बाद में समझेंगे कि केसेस और कम्युनिटीज़ क्या होता है। अभी फिर फिलहाल ये समझ कर रखो, ये कुछ टर्म्स हैं जिसको यूज़ करके हम लोग कस्टमर से इंगेजमेंट बढ़ाते हैं। सेल्सफोर्स मतलब बढ़ाता है। वर्क ऑन द गो द कस्टमाइजेबल सेल्सफोर्स मोबाइल ऐप। ओके, ये वर्क ऑन द गो मतलब मोबाइल्स में भी तुमको मतलब ऐसा ऐसा ऐप बना सकते हो, ऐसा ऐसा फीचर्स से डेवलप कर सकते हो कि तुम उसको मोबाइल में यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ताकि वाइल यू आर गोइंग आउट, मतलब जब भी ऐसे कभी मूवमेंट में हो तो तुम उसको यूज़ कर सकते हो। कोलैबोरेट विथ कोवर्कर्स, पार्टनर्स एंड कस्टमर्स, चैटर। ओके, सो सेल्सफोर्स जैसे आज के डेट में हम लोग जानते हैं कि गूगल चैटिंग प्रोवाइड करता है चैटर के थ्रू, क्या नाम उसका, गूगल चैट, फिर व्हाट्सएप है, उसी तरह से सेल्सफोर्स भी तुमको चैटर प्रोवाइड करता है। तो इस चैटर से क्या होता है कि विद इन सेल्सफोर्स, जैसे आज के डेट में अगर हम सेल्सफोर्स में एक अकाउंट बना लिए, उसी ऑर्ग में एक दूसरा बंदा अकाउंट बना लिया है, तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन तुम चैट कर सकता है एक दूसरे से, ठीक है। और उसी में अगर तुम पार्टनर्स लोगों को और कस्टमर्स लोगों को भी अकाउंट बना के दिए हो, तो लोगों से भी बात कर सकता है चैटर के थ्रू। और कम्युनिटीज़, अगेन कम्युनिटीज़ बाद में बताएंगे, कम्युनिटीज़ भी एक काइंड ऑफ सेटअप है जो पार्टनर्स और कस्टमर्स के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो ये कम्युनिटीज़ बाद में समझेंगे, कम्युनिटीज़ ज़्यादा समझ में आएगा बाद में। चैटर तो बहुत ईजी था, ये चैट करने के लिए होता है। मार्केट टू योर ऑडियंस, मार्केटिंग क्लाउड टू मैनेज योर कस्टमर जर्नी। ओके, सो जब जैसे मार्केटिंग का बात करें तो मार्केटिंग सेम एस हो गया फेसबुक, चाहे कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म ले लो, उसमें कैसे मार्केटिंग होता है आज के डेट में, एड्स वगैरह आता है, ठीक है। तो सेल्स मतलब ऐसे हर हर कंपनी का मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी अलग होता है, तो जैसा कस्टमर वैसा मार्केटिंग, राइट। अभी आज के डेट में फेसबुक में तुम नॉर्मली नेटवर्किंग का मार्केटिंग कम देखोगे, तुमको उसमें वो मार्केटिंग ने दिखाया कि लोहा बेचना है, स्टील बेचना है, या फिर बड़ा बड़ा नेटवर्क्स बेचना है, क्योंकि ऑब्वियसली पता है कि फेसबुक का कस्टमर वैसा नहीं होता है, तो जैसा कस्टमर वैसा मार्केटिंग। तो सेल्सफोर्स का मार्केटिंग भी तुमको फेसबुक में बहुत कम दिखेगा, क्योंकि सेल्सफोर्स का सेल्सफोर्स फेसबुक से कोई भी सेल्सफोर्स का कस्टमर नहीं बन सकता है, बहुत रेयर है। तो उसका मार्केटिंग वैसे ही ढूंढा जाता है जहाँ पे उसका कस्टमर पोटेंशियल कस्टमर हो। तो इसी हिसाब से जो मार्केटिंग क्लाउड में भी मतलब सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे तुम मार्केटिंग करवा सकते हो, ठीक है। अपना जो भी बहुत सारा कनेक्शन होता है, ऐसे लिंक्डइन कनेक्ट कर सकते हो, और भी बहुत सारा टूल आता है और सॉफ्टवेयर आता है मार्केटिंग का, वो सब कनेक्ट कर सकते हो बेसिकली। तो आई होप यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि बेसिकली सेल्सफोर्स सिर्फ एक सीआरएम नहीं है, ओवरऑल का कहना समरी यही है, सिर्फ एक सीआरएम नहीं है, इसमें सीआरएम के अलावा भी बहुत कुछ है, और ये बहुत कुछ स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है विदाउट कोडिंग। जैसे कि एक कोडिंग नहीं हो करने का भी एक सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं, बताना जानते हो कि नहीं तुम लोग बेसिकली। तो वो सिंपल सा आजकल देखोगे वेबसाइट, आजकल बहुत सारा वेबसाइट, बहुत सारा डोमेन प्रोवाइडर क्या करने लगा है कि तुम अगर डोमेन खरीदोगे उसके उसके पास से, तो वो लोग तुमको टेम्पलेट्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है।
प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स रहेगा, उससे तुम अपना वेबसाइट बना सकते हो, तो तुमको कोड करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें होता क्या है कि नॉर्मली कोई भी वेबसाइट से तुम रजिस्टर करोगे ना, तुम जब डोमेन खरीदोगे अपने लिए, तो वो लोग क्या करेगा, एक टेम्पलेट, अच्छा पावर पॉइंट भी तो सब कोई काम किया होगा, माइक्रोसॉफ्ट हाँ, पावर पॉइंट। तो वो एक टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। उस टेम्पलेट में क्या होता है, सिर्फ तुम सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके पेज में इधर उधर करके लिख सकते हो। तो वो हुआ आउट ऑफ द बॉक्स फीचर, जिसमें कि तुमको कुछ ना करना पड़े, सब कुछ प्री डिफाइंड है, और सिर्फ तुम उस चीज़ को जानते हो, उसको यूज़ कैसे करना है, और तुम यूज़ करते हो। ओके, ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे कि क्रोम। क्रोम आउट ऑफ द बॉक्स क्या प्रोवाइड करता है, हमको पता है कि क्रोम में यहाँ क्लिक करेंगे तो मेन्यू आएगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो इनकॉग्निटो खुलेगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो न्यू विंडो खुलेगा। तो ये सारा आउट ऑफ द बॉक्स फीचर है क्रोम का, कि हमको पता है कि क्रोम में क्या करना है, कैसे होता है। ऑब्वियसली कस्टमाइजेशन का ऑप्शन इसमें ज़्यादा है नहीं, तो कस्टमाइजेशन की बात नहीं करें, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स का बात जहाँ तक आता है वो है स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ओके, ये सारा टर्म आगे चल के हम लोग धीरे धीरे समझेंगे कैसे होता है। तो ये हो गया समरी। उसके बाद बात करेंगे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर कंपनी परचेजेस you can get these features and more with it without lifting a finger, but you can almost think of these features as a model house that a real estate agent shows off. You could certainly live there, but it wouldn't be your home. It wouldn't have your art on the wall, or that unusual coat rack your aunt Tilda gave you as a housewarming gift. That's where the Salesforce platform comes in. With the platform, you can customize and build whatever it is that makes sense your company unique, and when you have a business application that's unique to you, everyone is more successful. तो बेसिकली समझाने की कोशिश कर रहा है एग्जांपल के साथ में कि डिपेंडिंग ऑन तुम क्या खरीद रहे हो सेल्सफोर्स से, ठीक है ना। जैसे कि बताया सेल्सफोर्स की ये सिर्फ सीआरएम नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो डिपेंड करता है कि जब तुम सेल्सफोर्स परचेस करते हो अपनी कंपनी के लिए, अपना कंपनी का कस्टमर्स को मैनेज करने के लिए, तो तुम क्या क्या खरीद रहे हो सेल्सफोर्स से, ठीक है। और ये एग्जांपल में बताने का कोशिश किया है घर के बारे में, कि जब तुम एक घर खरीदते हो रियल एस्टेट एजेंट से, तो वो रहने के लिए नहीं होता है, क्योंकि उसमें सब कुछ नहीं रहेगा, और उसको तुमको सब कुछ धीरे धीरे सेटअप करना पड़ता है। जब तुम सेटअप करना स्टार्ट करते हो, तब तुम रियलाइज करते हो टेबल यहाँ लगाना है, पेंटिंग यहाँ लगाना है, तो वही सब बताने की कोशिश कर रहा है। तो उसी जगह में वही पेज हमारा सेल्सफोर्स काम आता है, उसके कहने का एग्जाम्पल का मतलब है। जैसे कुछ भी कस्टमाइज़ करना है और कुछ भी बनाना है जो कि कंपनी को चाहिए, तो फिर उसी के हिसाब से फिर अपना बिज़नेस का तुम एप्लीकेशन बना सकते हो बेसिकली, टू बी मोर सक्सेसफुल, वो ये बताना चाह रहा है। तो कस्टमाइज़, ये भी वर्ड बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा आईटीज़ में। कस्टमाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोडिंग करके कुछ अपने से बनाना, लेकिन उसी विद इन दैट प्लेटफॉर्म, तो उसको मेनली कस्टमाइजेशन बोलते हैं। इसको डिटेल में समझाएंगे आगे एग्जांपल के साथ। ओके, स्टोरीज ऑफ सेल्सफोर्स। Throughout Trailhead, you are introduced to a lot of companies and characters that are using Salesforce in different ways. Let's meet up with some of the players. ओके, सो अभी 4 एग्जांपल दिया है यहाँ पे। पहला है क्लाउड किक्स का। दिस कस्टमर स्नीकर कंपनी इज मेकिंग वेव्स इन द फुटवेयर इंडस्ट्री। दे यूज सेल्सफोर्स टू मैनेज सेल्स एंड हेल्प स्ट्रीमलाइन देयर कॉम्प्लिकेटेड ऑर्डर क्रिएशन एंड फुलफिलमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पे बहुत सारा टेक्निकल टर्म यूज़ कर लिया। तो बता रहा है कि ये क्लाउड किक्स स्नीकर कंपनी है, जो बेसिकली फुटवेयर इंडस्ट्री है, और सेल्सफोर्स हेल्प कर रहा है इसका सेल्स और हेल्प स्ट्रीमलाइन। ओके, ऑर्डर क्रिएशन और फुलफिलमेंट। और ऑर्डर क्रिएशन और फुलफिलमेंट क्या होता है पहले ये समझते हैं हम लोग। सो ओके, स्टार्टिंग से देखते हैं। दिस कस्टमर इज मेकिंग वेव्स इन फूड केयर। बेसिकली ये तो समझ गए हम लोग कि ये एक स्नीकर कंपनी है, और वो बहुत ग्रो कर रहा है काइंड ऑफ इन फुटवेयर इंडस्ट्री। ये सेल्सफोर्स यूज़ कर रहा है, ठीक है, टू मैनेज सेल्स। सेल्स तो पता है सबको, सेल्स yes, में वही हुआ कि बंदा जाके अपना बेच के ला रहा है, कस्टमर ढूंढ के ला रहा है, और सेल्स का बंदा लोग जा रहा है, मतलब क्लाइंट कस्टमर ढूंढ रहा है बाहर में, पार्टनर ढूंढ रहा है बाहर में। ओके, हेल्प स्ट्रीमलाइन देयर कॉम्प्लिकेटेड ऑर्डर क्रिएशन एंड फुलफिलमेंट प्रोसेस। यहाँ पे 2 वर्ड है जो कि नहीं समझ में आ रहा है, बाकी हेल्प स्ट्रीमलाइन देयर कॉम्प्लिकेटेड ये नॉर्मल इंग्लिश है।
इसमें बता रहा है कि जो इनका कॉम्प्लिकेटेड कुछ एक्स एंड वाई प्रोसेस है जिसको कि मतलब नॉर्मली स्ट्रीमलाइन कर रहा है इजी करने के लिए, ठीक है। तो ऑर्डर क्रिएशन क्या होता है? ऑर्डर क्रिएशन बेसिकली होता है, जैसे कि हम अगर एग्जांपल लेंगे मे बी फ्लिपकार्ट का, तो आज के डेट में फ्लिपकार्ट में हम एक जूता का एग्जांपल लेते हैं। एक जूता ऑर्डर किए, जैसे ही जूता ऑर्डर करते हैं कार्ट में डालते हैं, ठीक है। कार्ट में डालें, कार्ट में डालने के बाद प्रोसीड किए पेमेंट, और पेमेंट डालने के बाद सबमिट कर दिए। तो जैसे ही सबमिट करते हो फ्लिपकार्ट में कोई भी जूता देखना, एक ऑर्डर एक यूनिक नंबर बन के आता होगा। तो वो जो यूनिक नंबर बन के आता है तुम्हारे लिए वो हो गया इनवॉइस नंबर, और चाहे जो भी नंबर तुम ले लो, और उसका तुमको फिर प्रोग्रेस दिखाने लगता है। लेकिन फ्लिपकार्ट के लिए वो हो गया ऑर्डर नंबर, ठीक है। कि तुम एक ऑर्डर प्लेस किया फ्लिपकार्ट के पास एक जूता का, और वो जूता का फिर प्रोग्रेस दिखा रहा है कि वो जूता अभी पैकिंग हो रहा है, ठीक है। तो उसी टर्म को जो यूज़ करते हैं वो टर्म होता है ऑर्डर क्रिएशन। तो ऑर्डर क्रिएशन में क्या हुआ, ऑर्डर क्रिएशन प्रोसेस स्टार्ट जब होता है तो ऑर्डर क्रिएशन में तुम्हारा बेसिकली आइटम एडिट, उसके बाद आइटम ऐड होने के बाद फिर तुम्हारा आइटम परचेज ना। तो जब जैसे आइटम परचेज हुआ दैट मीन्स तुम्हारा, तुम उस समय पेमेंट डालने के बाद सबमिट कर दियो एक तरह से, ठीक है। सबमिट ही किया ना, क्योंकि तुम क्या किया, आइटम ऐड किया, उसको परचेज किया, परचेजिंग टाइम में एटीएम पिन वगैरह जो भी डाला वो डाला, या फिर कैश ऑन डिलीवरी किया और सबमिट कर दिया। सबमिट किया दैट मीन्स परचेज सक्सेसफुल, डन। जब परचेज सक्सेसफुल हो गया तो एक यूनिक नंबर जनरेट होकर आता है। ये इनवॉइस में तुम्हारा या ऑर्डर में तुम्हारा दिखेगा ऑर्डर नंबर। इसको बाहर फ्लिपकार्ट वाले लोग बोलते होंगे ऑर्डर नंबर। अब ऑर्डर नंबर बोलते हैं, कहीं कहीं ऑर्डर नंबर टर्म सुना होगा, एक्जैक्टली फ्लिपकार्ट बोलता है कि नहीं पता नहीं, मोस्टली जगह में ऑर्डर नंबर सुना होगा तुमको। अब ये ऑर्डर नंबर जब भी तुमको मिला तो यहाँ पे जैसे सबमिट हुआ अब लिखेगा, इसका प्रोग्रेस दिखाएगा कि पैकेजिंग इन प्रोग्रेस में भी, ठीक है। फिर पैकेजिंग के बाद दिखाएगा तुम्हारा शिप्ड, फिर दिखाएगा क्या बोलते हैं जो कुरियर के पास पहुंच जाता है, तो कुरियर काउंटर समथिंग, क्या बोला? which item received at हाँ वैसे आइटम रिसीव कुरियर काउंटर, फिर वहाँ से डिलीवरी के लिए निकलेगा, आउट फॉर डिलीवरी, delivered. उसके बाद डिलीवर्ड, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा प्रोसेस को बोलते हैं फुलफिलमेंट। कि तुमने आज एक ऑर्डर प्लेस किया फ्लिपकार्ट से, ये ऑर्डर नंबर, और उसको फुलफिल करने के लिए इतना सारा प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। तो जब आइटम डिलीवर्ड हो जाता है दैट मीन्स ये फुलफिलमेंट तुम्हारा हो गया कंप्लीट। हम्म, तो इसमें अब दो चीज़ होता है। तो अब तुम जब ये इसमें से कहीं एक कोई चीज़ हो रहा होता है, उस समय तुम कॉल किया, मान लो पैकेजिंग इन प्रोग्रेस है, तुम कस्टमर केयर को कॉल किया, कॉल करके बोला कि हमको एड्रेस चेंज करना है, गलत एड्रेस दे दिए थे, ठीक है। अभी मेरा यहीं पे था, ये सब तो हुआ ही नहीं है, मतलब सॉरी ये सब तो हुआ ही नहीं है। तो उस केस में क्या करता है, जब मेरा ऑर्डर इन प्रोग्रेस है, तुम कॉल करोगे तो बोलेगा कि क्या ऑर्डर नंबर है, तो तुम बताएगा मेरा ये ऑर्डर नंबर है। जब ये ऑर्डर नंबर दिएगा तो लोग अपने सिस्टम में सर्च करके निकालेगा, बोलेगा अच्छा हाँ आपने जूता ऑर्डर किया है, तो बोलेगा हाँ हमने जूता ऑर्डर किया, एड्रेस चेंज कर दिए। तो जब तक वो डिलीवर्ड नहीं हुआ है ये पूरा ऑर्डर, और उसके बीच में तुम कभी कॉल कर देते हो, बोलते हो कि नहीं हमको एड्रेस चेंज करना है, तो वो बोलता है ठीक है हमको चेक करने दिए ऑर्डर का स्टेटस क्या है, उसके बाद हम बताएंगे चेंज हो सकता है कि नहीं। अगर तुम्हारा ऑर्डर पैकेज इन प्रोग्रेस है तो बोलेगा ठीक है ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। इस केस में जब वो तुम्हारा एड्रेस चेंज करेगा तो उसको प्रोसेस को बोलते हैं इन फ्लाइट, ठीक है। तो इन फ्लाइट अपडेट बोलते हैं, मतलब इन फ्लाइट अपडेट का मतलब ये हुआ कि ऑर्डर मेरा इन प्रोग्रेस में है और एक सर्टेन पॉइंट नहीं पहुंचा है जहाँ पे कि तुम एड्रेस चेंज नहीं कर सकते हो, तो इन फ्लाइट अपडेट कर सकते हैं। उसमें इन फ्लाइट अपडेट्स को बोलते हैं इस टर्म में आएगा एड्रेस चेंज, ठीक है। लेकिन
अब यहाँ पे आता है बात का शिपमेंट का। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे एड्रेस चेंज नहीं कर सकते हैं, वो पॉइंट कब आएगा? ऑब्वियसली शिपमेंट। अब मेरा ऑलरेडी आइटम शिप हो चुका है, वो मान लो जहाज में है या फिर बस में है या फिर ट्रेन में है, तो वो ऑलरेडी जा चुका है, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उस समय तुमको कस्टमर केयर बोलेगा नहीं, आपका ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है, तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ठीक है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न मीन्स PONR। मतलब कि आप एक स्टेट पे पहुंच गए हैं, उस स्टेट के बाद आपका ये इनफ्लाइट नहीं हो सकता है, मतलब एड्रेस चेंज नहीं हो सकता है। इस केस में आपको क्या करना होगा, आपको कैंसिलेशन करना होगा। जब आपका डिलीवरी के लिए आए उस समय आप या तो रिजेक्ट कर दो, भाई नहीं चाहिए, एड्रेस गलत है। और एड्रेस गलत है तो ऑब्वियसली तुम नहीं ले पाओगे उस समय, तुम उसको डायरेक्टली वो रिफ्यूज कर देगा, जो भी है नहीं रिसीव होगा, नो रिसीव करके। तो वो एक सिचुएशन होता है। दूसरा सिचुएशन यहाँ पे ये आता है कि शिप हो चुका है लेकिन तुमको आइटम ही चेंज करना है, एड्रेस नहीं चेंज करना है, आइटम चेंज करना है, तो वो भी तुम्हारा नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी शिप हो चुका है। तो उस केस में फिर रिफ्यूज़ कर देते हो कि हाँ, रिजेक्ट और रिफ्यूज़ के हाँ मुझे नहीं चाहिए, तो फिर वो रिटर्न प्रोसेस में जाता है, वो कैंसिलेशन में जाता है। तो बेसिकली उसमें भी जब कैंसिलेशन जाता है तो डिलीवरी के बाद में ही कैंसिलेशन और रिटर्न तुम प्लेस कर सकते हो, उसके बीच में नहीं कर सकते हो। कभी कभी होता है कि पहले ही डिलीवर हो गया भाई, सिस्टम में मेरा डिलीवर नहीं दिखा रहा है, तो तुम रिटर्न नहीं मार सकते हो। तो वो सारा वैलिडेशन, वो सारा चीज़ कोड किया हुआ रहता है सिस्टम में कि कौन सा स्टेटस में तुम क्या कर सकते हो। जब डिलीवर्ड हो गया देन ही हम रिटर्न कर सकते हैं। ये सारा डिज़ाइन किया होता है हर जगह, मतलब ये हर जगह का सिस्टम है मोस्टली। जितना ही बड़ा बड़ा कंपनी हो, हर कंपनी का ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेस होता है, जिसमें कि कुछ आइटम्स होते हैं जो कार्ड में ऐड होता है, उसका फिर यहाँ पे बीच में एक, मतलब ज़्यादा डिटेल नहीं गए तो कार्ड में ऐड करते हो तो प्राइसिंग भी तो होता है, उनको दिखता है प्राइसिंग, फिर उसमें डिस्काउंटिंग होता है, ऑफर्स होते हैं, तो उसके बाद फाइनल ऑर्डर तुम करते हो। तो बेसिकली ये सारा हर कंपनी का सेम ही हिसाब किताब है, थोड़ा सा इधर उधर रहता है, जिसमें आइटम ऐड होगा, प्राइसिंग, डिस्काउंट्स, ऑफर्स होगा, उसके बाद फिर लास्टली ऑर्डर सबमिट होगा, ऑर्डर नंबर जनरेट होगा, और फिर वो फुलफिलमेंट का प्रोसेस चलेगा पूरा कंप्लीट। तो यहीं पे दो टर्म जो था वो हम लोग सीखे, ऑर्डर क्रिएशन और फुलफिलमेंट प्रोसेस। तो सबको क्लियर हो गया ऑर्डर क्रिएशन फुलफिलमेंट प्रोसेस क्या है? यस सर। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे उष्णता मेजर सोलर, सेकंड ऑप्शन क्या है? ऑन द कटिंग एज ऑफ renewable energy, Usha major solar needs with they use Salesforce to manage sales and customer service relationship। तो अब बेसिकली ये भी एक एग्जांपल ले रहा है, इस एग्जांपल में बताना चाह रहा है कि उषा मेजर एक कंपनी है, उसको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए बेसिकली ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी से बाहर आने के लिए, समथिंग ऐसा दिया हुआ है, सेल्सफोर्स टू मैनेज सेल्स एंड कस्टमर। तो वो बताना चाह रहे हैं कि ये लोग सेल्सफोर्स यूज करता है जस्ट टू मैनेज देयर सेल्स एंड द कस्टमर्स। अभी इसमें कुछ ऐसा ऑर्डर फुलफिलमेंट वगैरह नहीं दिखाया। तो इसमें क्या होता होगा कि एक इनका बड़ा कोई कंपनी होगा और जिसमें सिर्फ इन लोगों को सिर्फ कस्टमर्स और सेल्स ही मैनेज करता होता होगा, बाकी जितना भी ऑर्डरिंग वगैरह सब कहीं और मैनेज होता होगा। तो सेल्स और कस्टमर मैनेज करने के लिए सिर्फ कुछ अकाउंट्स बनाते होंगे ये लोग, अकाउंट्स बना के उसमें कॉन्टैक्ट्स बनाते होंगे, तो वैसे मैनेज होता होगा। तो ये सारा एग्जांपल हम लोग बाद में और क्लियरली समझ में आएगा। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा हैवी कॉन्सेप्ट है नहीं, उसमें एक अकाउंट होता है। तो ये यहाँ पे आता है लीड, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, यही सब में, और केसेस। तो इतना ही सब में वो सारा मैनेज आता है, और अकाउंट बेसिकली। तो ये सारा टर्म है जो सेल्सफोर्स में स्टैंडर्ड टर्म यूज़ होता है, और कैसे इसको मैनेज करते हैं सेल्स और कस्टमर्स के लिए, वो हम लोग आगे धीरे धीरे सीखेंगे। नेक्स्ट है गेट क्लाउडी कंसल्टिंग एज वन ऑफ द बेस्ट क्लाउड कंसल्टिंग फर्म्स इन द बिजनेस। Get Cloudy knows CRM. They use Salesforce to manage existing and potential clients, and they are always looking for the new ways to innovate with Salesforce services. Okay, Salesforce में दो टाइप ओके से अभी जैसे धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे अभी हम जस्ट टर्म बताएंगे, टर्म का एक्सप्लेन नहीं करेंगे। Salesforce में बेसिकली टर्म दो बहुत फेमस टर्म है, और जो मेन टर्म बोलते हैं अभी के लिए फॉर नाउ होता है सेल्स क्लाउड और सर्विस क्लाउड।
ये दो टर्म्स सुन लो, बाद में एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए अभी हम बताएं सेल्स क्लाउड सर्विस क्लाउड दो टाइप का अभी फिलहाल, इसलिए क्योंकि यहाँ पे सर्विस क्लाउड का यूज़ किया है, सेल्सफोर्स सर्विस का यूज़ किया है, ठीक है, और यहाँ पे सेल्स का यूज़ किया है। तो सेल्स और सर्विस में अंतर यही है, अब जस्ट स्मॉल एग्जांपल, कि सेल्स वाले में इसके आगे कुछ काम नहीं हो सकता, मतलब इस विद इन सेल्स फोर्स में, मतलब फुलफिलमेंट ऑर्डरिंग का कोई पार्ट नहीं होगा उसमें, ठीक है। उसमें सेल्स में ही विद इन सेल्स वो लोग घूमते रहेंगे, प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स ढूंढना, कस्टमर्स बनाना, कस्टमर्स को मेंटेन करना, वो सारा काम। और सर्विसेज का काम ये होता है कि ऐसे ही फुलफिलमेंट वगैरह प्रोसेस, वो सारा चीज़ होगा, प्लस फुलफिलमेंट होगा उसमें, ऑर्डरिंग होगा, फुलफिलमेंट होगा, तो वो सारा चीज़ मैनेज होता है। तो उसको करने के लिए कभी कभी मोस्टली लोग आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं, लेकिन सर्विसेज का काम में क्या होता है, आउट ऑफ द बॉक्स से काम नहीं चलता है, तो उसमें फिर कस्टमाइजेशन भी धीरे धीरे आने लगता है। तो वही बता रहा है कि ये कंसल्टिंग फर्म है। कंसल्टिंग फर्म का मतलब क्या होता है? कंसल्टिंग फर्म का मतलब होता है कि आज एक कंपनी तुम खड़ा किए हो और उस कंपनी से तुम अपना रिसोर्सेस को दूसरे कंपनीज में भेज रहे हो काम करने के लिए। एज अ कंसल्टिंग फर्म तुम उसको हेल्प कर रहे हो किसी दूसरे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो वही यहाँ पे क्लाउड कंसल्टिंग फर्म बोल रहा है कि ये गेट क्लाउड कंसल्टिंग इज अ क्लाउड कंसल्टिंग फर्म। और ये लोग सीआरएम, जब कंसल्टिंग फर्म्स होते हैं वो लोग सीआरएम होते हैं मोस्टली, वो लोग भी मतलब बाकी लोग भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेल्सफोर्स सीआरएम का बात हो रहा है तो वो लोग सीआरएम जानते हैं, ये बता रहे हैं। और ये लोग सिर्फ यूज़ कर रहे हैं सेल्सफोर्स, जितना भी एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल क्लाइंट्स उन लोगों को, और बेसिकली कैसे सेल्सफोर्स सर्विसेज को और इन्हेंस करेंगे विथ मेनी इनोवेटिव आइडियाज, सो वो देख रहा है। ड्रीम हाउस रियलिटी, सो ड्रीम हाउस रियलिटी दूसरा चौथा एग्जांपल में है, नोन फॉर देयर फ्रेश अप्रोच टू रियल स्टेट, ड्रीम हाउस यूजेस सेल्सफोर्स टू कनेक्ट देयर एम्प्लॉयज एंड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ होम सेल्स। ओके, तो ड्रीम हाउस का एग्जांपल ले लो तुम, जैसे कि गोदरेज। आई थिंक गोदरेज बहुत नाम सुनिए, प्रेस्टीज, पता नहीं तुम लोग नाम सुना है कि नहीं, गोदरेज, प्रेस्टीज, ये लोग आज के डेट में रियल एस्टेट में जैसे घर वर बना के देता है ना, अपार्टमेंट्स वगैरह, तो उसी तरह से एक ड्रीम हाउस रियलिटी बोल के एक रियल एस्टेट कंपनी है जो सेल्सफोर्स यूज़ कर रहा है टू कनेक्ट देयर एम्प्लॉयज एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ होम सेल्स। तो ये लोग कस्टमर के लिए सेल्सफोर्स यूज़ नहीं कर रहा है, ये लोग अपने अंदर में ही अपने एम्प्लॉयज़ को मेंटेन और उसका सेल्स को बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहा है। तो ये चार एग्जांपल से बेसिकली दिखाया गया है कि सिर्फ सीआरएम नहीं है, सीआरएम से ऊपर है, क्योंकि इतना सारा काम अभी सिंपल एग्जांपल में बताने को इसलिए इतना सारा काम हो रहा है। So we are taking this house theme. So let's kick off our first module by looking at Dreamhouse Realty. We'll use Dreamhouse Salesforce implementation to explain some of the fundamental terms, concept and capabilities of Salesforce platform. Okay, जब अब देख रहे हैं हम लोग ये ड्रीम हाउस वाला कोई लोग बेसिकली ले रहा है फॉर एग्जांपल आगे मॉड्यूल को और बढ़ाने के लिए और बताने के लिए सेल्सफोर्स से कैसे इम्प्लीमेंटेशन सेल्सफोर्स का यूज़ करेंगे और फंडामेंटल टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स, कैपेबिलिटीज़ यूज़ करेंगे बेसिकली इस ड्रीम हाउस रियलिटी एग्जांपल को दिखाने और समझाने के लिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, साफ सब नॉर्मल प्लेन इंग्लिश, तो उसमें कुछ ऐसा टेक्निकल टर्म नहीं है। लेट्स लर्न अ बिट मोर अबाउट ड्रीम हाउस। अब ड्रीम हाउस के बारे में, अब जब ड्रीम हाउस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा रिक्वायरमेंट। तो कल जो हम लोग सीख रहे थे कि कोई भी प्रोजेक्ट और कोई भी प्रोजेक्ट में काम करने के लिए या फिर कोई भी बिल्ड करने के लिए रिक्वायरमेंट बहुत मेन चीज़ है। तो अगर ड्रीम हाउस के बारे में बात करना स्टार्ट करें, मतलब यहाँ से मेरा रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो रहा है। अब देखो, तो बोला जा रहा है कि मिसल इज द लीड रियल एस्टेट ब्रोकर एट ड्रीम हाउस। She finds many potential home buyers through Dream House's web and mobile apps. With the apps, customers can browse available homes and make a favorite list of properties that they are interested in. They can also search out to Michelle or other broker directly to set up showings. तो बेसिकली यहाँ पे ये बता रहा है कि एक मिसेल बनती है जो कि लीड रियल एस्टेट ब्रोकर है ड्रीम हाउस में। तो ड्रीम हाउस को अगर हम रिप्लेस करते आज के डेट में, तो तुम लोग पता नहीं किसको जानता होगा, कोई ऐसा ऐप जिसमें कि रेंट वेंट का, तुम जानते हो तुम लोग,
सब? एयरबीएनबी सुना है या फिर प्रॉपर्टी गुरु या फिर कुछ ऐसा? ऑनलाइन रेंट के लिए कुछ पता है? ओके, ऐसे समझ लो कि एक ऐप है, जो एक वेबसाइट है जो ऑनलाइन रेंट प्रोवाइड करता है। हम ड्रीम हाउस को ऑनलाइन रेंट से कंपेयर करेंगे, ठीक है? ऑनलाइन रेंट और ऑनलाइन होम होम से। तो ये उसकी एक लीड ब्रोकर है ये मिशेल। ड्रीम हाउस ऑनलाइन बता घर और किराए ले। तो she finds many potential home buyers through ड्रीम हाउस वेब एंड मोबाइल ऐप। दिस मीन्स कि अभी ड्रीम हाउस में बहुत सारे पोटेंशियल कस्टमर्स, जहाँ से यहाँ पे होता है मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट। जब तुम अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप से सर्च मारते हो कि बेस्ट मोबाइल इन इन मे बी इन इन इंडिया, जैसे बेस्ट मोबाइल इन इंडिया हमारा 10 टाइप का गूगल में सर्च आ गया। किसी एक में तुम घुसा, किसी वेबसाइट में, मान लो फ्लिपकार्ट में घुसा, तो तुम अपने तरफ से फ्लिपकार्ट में घुसे हो सिर्फ देखने के लिए कि मोबाइल है कि नहीं, पर इमीडिएटली पता चला कि तुरंत उसी से रिलेटेड तुमको अमेजोन में जा रहे हो तो भी वहाँ तुमको सेम दिखा रहा है, फेसबुक में जा रहे हो तो भी तुमको सेम दिखा रहा है, इंस्टा में जा रहे हो तो भी तुमको उसी से रिलेटेड ऐड दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम ऐसा सर्च मारे थे। तो वो बहुत की होता है मार्केटिंग के फील्ड में। तो सिमिलरली वैसा समझ के देखो कि तुम ऐसे ही घर के लिए सर्च मारा गूगल में, एक ड्रीम हाउस वेबसाइट आया, उस वेबसाइट में तुम जाके सर्च करने लगे घर के लिए, तो तुम जब सर्च करो तो तुम्हारा रिकॉर्ड वहाँ स्टोर हो गया। अब ये मिसल जो है, इसको वैसे वैसे बहुत सारे लोगों के पोटेंशियल बायर्स उसको दिखने लगे ड्रीम हाउस ऐप में। विद द एप्स कस्टमर कैन ब्राउज अवेलेबल होम्स एंड मेक अ फेवरेट लिस्ट। जैसे कि ये बता रहे हो कि अवेलेबल ऐप से तुम होम में फेवरेट वगैरह बना के अपना रख सकते हो कि हाँ हमको ये घर पसंद आया भाई, हम ये घर 5 दिन बाद देखने जाएंगे खरीदने के लिए या रेंट करने के लिए, ठीक है? जो भी इंटरेस्टेड लोग थे वो लोग। तो अब ये क्या बता रहा है कि मिशेल जो है वो डायरेक्टली दे कैन ऑल्सो, सो वो जो लोग भी चेक कर रहे हैं वो लोग मिशेल से डायरेक्टली बात कर सकते हैं और दूसरे ब्रोकर लोग से भी बात कर सकते हैं, दिखाने के लिए घर दिखाओ भाई हमें पसंद आया फॉर रेंट और बाइंग। नेक्स्ट है एक एंजेलो D'Angelo is Dreamhouse Salesforce administrator. Using the Salesforce platform, he is building a suite of custom functionality to support Michelle and her team. Michelle can use this custom functionality to edit and view information about the properties he is selling as well as keep track of. Okay, so basically ये बता रहा है कि एक D'Angelo बोल के एक बंदा है ड्रीम हाउस में, वो सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर है। अब हम सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर का हम बताए थे तुम लोग को किस लास्ट टू लास्ट क्लास में। सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? ये वो बंदा होता है जो राजेश तुम है और विकेश तुम है अपने जगह में। ये तुम लोग ये बंदा क्या करता है? ये सेटअप करता है सब चीज़ अपने ऐप में। तो अभी यहाँ इस एग्जांपल का बात करें तो ये सेल्सफोर्स का एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि हेल्प करेगा बेसिकली एक फंक्शनलिटी बिल्ड करने के लिए मिशेल और उसके टीम को, कि उस फंक्शनलिटी को यूज़ करके वो देख सके कि क्या क्या प्रॉपर्टी बेच रहा है और उसको उस प्रॉपर्टीज़ को जो बेच रहे हैं किसको बेच रहे हैं, और क्या क्या और पोटेंशियल बायर्स हैं जो कि चेक आ रहा है, ठीक है? जैसे कि हम यहाँ बोले कि तुम जाके वेबसाइट में सर्च किया तो तुम्हारा नाम आ गया, लेकिन वो कैसे आया? ऑटोमेटिक तो हवा से नहीं आ जाएगा, तो उसको बिल्ड करना पड़ेगा कि हाँ हम गए यहाँ पे मारे फेसबुक सर्च, क्या हो गया, यहाँ पे हम मारे फेसबुक सर्च तो यहाँ पे लॉगिन किए, तो उसका डिटेल्स कैप्चर होने के लिए भी तो चाहिए ना कुछ, तो वो कैप्चर होने के लिए ही वो कोड करना पड़ता है, तो ये बंदा करेगा। तो बेसिकली वो ये बंदा एक एडमिन है, वो ये सारा सेटअप करके हेल्प करेगा मिशेल को। Remember, Salesforce comes with standard functionality for tracking common sales subjects like accounts, contacts, and leads. But Dreamhouse is a realty firm, so it has needs specific to its industry and business model. Throughout this model, we work with D'Angelo to see how the Salesforce platform can meet those needs. Okay, तो यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल टर्म मिला, जैसे Salesforce बताए थे स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी के साथ आता है, जो कि हम लोग ऊपर में समझे कि जो कि स्टैंडर्ड एंड आउट द बॉक्स which is within the same platform, अगर कुछ existing चीज़ हम लोग यूज़ करें तो ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? ओके, ऑब्जेक्ट्स बेसिकली सेल्सफोर्स के टर्म में बताते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। अभी तो
ओके, ऑब्जेक्ट्स को भी रखने दो, हम बताएंगे बेसिकली हम लोग ऑब्जेक्ट, हम बताएंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। अभी फिलहाल इतना जान लो कि अकाउंट को, कांटेक्ट को और लीड्स को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो अकाउंट, ओके, कांटेक्ट एंड लीड्स जो है ये तुम्हारा आउट ऑफ द बॉक्स ऑब्जेक्ट। स्टैंडर्ड सेल्सफोर्स आइटम्स हैं जिसको कि ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। और बट ये बताना चाह रहे हैं कि ड्रीम हाउस एक रियलिटी फॉर्म है, तो इसमें इसका कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री और बिजनेस मॉडल्स का नीड है। तो हो सकता है कि सिर्फ इससे काम ना चले, और भी कुछ ऐसा लगे जो कि उस मॉड्यूल को बनाने में डीएचएल हेल्प करेगा, और भी ऐसा कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आएगा तो हम लोग देखते हैं आगे चल के कैसे होता है, ठीक है। गेट टू नो आवर टर्म्स, परहैप्स यू नोटिस्ड अ स्ट्रेंज वर्ड इन द लास्ट पैराग्राफ ऑब्जेक्ट, ओह यहाँ पे बता ही दिया देखो। तो ये भी नोटिस किया कि एक नया टर्म सीखे हम लोग, ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होता है भाई, तो ऑब्जेक्ट्स इज वन ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट टर्म्स यू लर्न एज यू गेट टू नो सेल्सफोर्स। जैसा कि हम बताएं कि ऑब्जेक्ट के जैसा ऐसा बहुत कुछ ऐसा भी है, तो वो हम लोग आगे चल के सीखेंगे। तो फर्स्ट इट्स important to understand what a database is in the context of Salesforce. When we talk about the database, think of a giant spreadsheet. When you put information into Salesforce, it gets stored in the database so you can access it again later. It's stored in a very specific way, so you are always accessing the information you need. Let's take a look at the page from the Dreamhouse app to define some of its important elements and how they relate to database. Okay, so दो टर्म यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट और डेटाबेस। सो ऑब्जेक्ट तो अभी बता ही रहा है, हम लोग डेटाबेस समझते हैं। डेटाबेस जैसे यहाँ पे लिखा है कि एक जाइंट स्प्रेडशीट है जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, और वो इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होता है सेल्सफोर्स में एक स्पेसिफिक वे में स्टोर होता है जिसको तुम बाद में रिट्रीव कर सकते हो। बहुत ही सिंपल टर्म में हम लोग समझते हैं कि स्प्रेडशीट तो सबको पता है, एक्सेल स्प्रेडशीट। तो बहुत ही सिंपल टर्म में समझते हैं हम लोग कि ये एक डेटाबेस हो गया मेरा, ठीक है, ये एक पूरा डेटाबेस हो गया। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं लाइक नेम और एज, सेक्स और समथिंग लाइक जेंडर में भी जेंडर हुआ, तो यहाँ पे मान लो डाले सपन, फिर यहाँ डाले 25, यहाँ डाले मेल, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये डाले तो ये एक इन्फॉर्मेशन हो गया, ये एक इन्फॉर्मेशन हो गया, डेटाबेस में मेरा स्टोर होगा। तो ये इसको हम अभी सेव कर देंगे तो ये मेरे हार्ड ड्राइव में स्टोर हो जाएगा लैपटॉप पे। जब हम इसको ओपन करेंगे तो फिर हम सेम इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। सिमिलरली सेल्सफोर्स का अपना डेटाबेस होता है, जैसे कि हर मोबाइल में ही तुम देख लो, मोबाइल में तुम्हारा ऐप्स होता है, मूवीज होता है, जितना भी चीज़ होता है वो सारा तुम्हारे मोबाइल के मेमोरी में स्पेस में स्टोर होता है। तो वो जो मेमोरीज होते हैं जिसमें चीज़ें स्टोर होती हैं वो डेटाबेस होता है, ठीक है। अब कैसे स्टोर होती है वो डिफरेंट चीज़ होता है, कैसे स्टोर करना है वो तुम्हारे सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है कैसे उसको स्टोर करना है। जैसे कि मोबाइल्स में तुम हर तरह का चीज़ स्टोर कर सकते हो, गाना से लेके, मूवी से लेके, ऐप से लेके, हर तरह का चीज़। लेकिन उसी चीज़ को सेल्सफोर्स में करना है तो डिफरेंट तरीके से करने का चीज़ होता है सेल्सफोर्स में। तो सेल्सफोर्स में स्टोर होता है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसका रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो आगे चल के मतलब ऐसे ही सीखेंगे और ज़्यादा डिटेल में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। लेकिन डेटाबेस तो हमको लगता है सब समझ में आ गया होगा सबको डेटाबेस क्या है। जो डेटाबेस बेसिकली कलेक्शन ऑफ रॉ इन्फॉर्मेशन जो कि हम लोग स्टोर करते हैं विद इन सेल्सफोर्स, सो दैट बाद में हम लोग उसको रिट्रीव करके देख सकें, ठीक है। सब कुछ हाँ बोलो, समझ में आया ना? ओके, चलो बढ़िया। तो ये डेटाबेस को ऐसे गूगल करोगे तो बहुत सारा तुमको मिल जाएगा। डेटाबेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है समझना, डेटाबेस बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही की चीज़ होता है समझने के लिए। डेटाबेस बेसिकली ओके, मे भी ज़्यादा डिटेल में हम बाद में बताएंगे इससे, क्योंकि अभी तो सिर्फ ऐसे ही हाई लेवल जा रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो ड्रीम हाउस ऐप देखते हैं हम लोग। ड्रीम हाउस ऐप कैसे बना, कल जब हम लोग लॉगिन किए थे सेल्सफोर्स में, तो सेल्सफोर्स में कुछ इसी तरह का स्क्रीन आया था ना, सेटअप था, प्रोफाइल था और कुछ अलग तरीका का यहाँ पे चीज़ें थी। लेकिन एज यहाँ पे हम लोग ड्रीम हाउस ऐप बना रहे हैं तो ड्रीम हाउस से रिलेटेड यहाँ चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे ड्रीम हाउस आ गया, फिर बताया जा रहा है यहाँ प्रॉपर्टी आ गया, फिर बताया जा रहा है यहाँ चार्ल्स स्ट्रीट आ गया, फिर यहाँ बता रहा है कि कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ आ रहा है जो टाइटल्स, प्रॉपर्टी नेम वगैरह है। तो ये सारा चीज़ क्या है, उसका मतलब क्या है, तो हम लोग आगे समझते हैं। थोड़ा
यार, ताजे खीर को करने में हालत खराब हो जाएगा मेरा। कितना बच गया? ओके, ये कंप्लीट नहीं होगा आज अपना। Okay, so an app in Salesforce is a set of objects, fields, and other functionalities that supports a business process. You can see which app you are using and which object apps using the app launcher. Okay. अब यहाँ पे बहुत सारा टेक्निकल टर्म मिल गया। तो ऐप तो सबको पता है ऐप क्या है, ठीक है। ऐप सबको पता है ना, ऐप बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐप एक सेल्सफोर्स में क्या Yes, मीन करता है? एक सेल्सफोर्स में ऐप का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फील्ड्स और भी बहुत कुछ अदर फंक्शनलिटीज। तो ऑब्जेक्ट एक बहुत सिंपल टर्म है, हम यहाँ ही एक्सेल फाइल से ही समझा देते हैं, ठीक है, जो कि बाद में तुम लोग को समझ में आएगा सेल्सफोर्स में भी। समझ के रखो कि ये एग्जांपल से समझाते हैं। कौन सा एग्जांपल में दिखाया? ऑब्जेक्ट्स में कोई ऐप, यहाँ से एक उठा लेते हैं हम, प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज को उठाते हैं, प्रॉपर्टीज एक ऑब्जेक्ट बना है या प्रॉपर्टीज, हाँ चलो प्रॉपर्टीज बताते हैं पहले। समझ लो कि नहीं, अकाउंट्स बताते हैं, क्योंकि अकाउंट्स भी एक ऑब्जेक्ट ही है। अकाउंट से ज़्यादा अच्छा होगा, बाद में बताएंगे। अकाउंट मान लो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये पूरा एक्सेल फाइल का ये जो टैब है एक्सेल फाइल का स्प्रेडशीट, ये पूरा मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट जब बन जाता है सेल्सफोर्स में, उस ऑब्जेक्ट में फिर फील्ड्स का बात आता है। तो फील्ड्स हो गया मेरा नेम, ठीक है। नेम कभी चेंज नहीं होगा, एक बार ही डिफाइन होता है मेरा नेम, एक बार डिफाइन कर दिए नेम। फिर हम डिफाइन करेंगे अकाउंट नंबर, ठीक है। फिर हम बोलेंगे अकाउंट एड्रेस, ठीक है। फिर बोलेंगे एक्टिव और नॉट। तो मतलब ये हुआ कि अकाउंट में मेरा एक ऑब्जेक्ट है और उस अकाउंट ऑब्जेक्ट में मेरा अभी फिलहाल 4 फील्ड है, फील्ड बोलते हैं इसको सेल्सफोर्स के टर्म में। तो वही यहाँ पे तुम देख रहा है कि एन ऐप इन सेल्सफोर्स इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फील्ड्स एंड अदर फंक्शनलिटीज। तो ऑब्जेक्ट्स एंड फील्ड्स अभी हम बता रहे हैं, अदर फंक्शनलिटीज बाद में बताएंगे। तो ऑब्जेक्ट हो गया मेरा अकाउंट, उसके अंदर हो गया ये 4 फील्ड। अब हम बात करें डेटा का, गूगल एक अकाउंट है, गूगल का अकाउंट नंबर है, एड्रेस है आई डोंट नो लंदन, देन एक्टिव यस। दूसरा अकाउंट है फेसबुक, नंबर है यूएस यस, मान लो दूसरा कंपनी और हो गया फ्लिपकार्ट, नंबर है ये इंडिया यस। मान लो एयरसेल होपफुली सबको पता होगा, इंडिया नो। तो यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि चेंज क्या हो रहा है, नेम अकाउंट एड्रेस ये सारा कभी चेंज नहीं हो रहा है, कि ये मेरा डिफाइंड फील्ड है, ये मेरा कभी चेंज नहीं होगा। चेंज उसमें होगा क्या, हम डाल रहे हैं ये, डाल रहे हैं ये डाल रहे हैं ये। तो मीनिंग ये हुआ कि एक अकाउंट में मेरा 4 टाइप का अकाउंट बना है, वो चारों अकाउंट हम बनाए हैं 4 डिफरेंट कंपनीज का, और ये चारों डिफरेंट कंपनीज का फिर हम स्टेटस दे रहे हैं एक्टिव है या नहीं है। तो ये काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गया। तो सेल्सफोर्स के टर्म में हम समझेंगे तो बैकएंड में मेरा डेटाबेस में एक अकाउंट ऑब्जेक्ट बन गया, उसका फील्ड्स बन गया, और जब सामने यूआई पे देखने के लिए मेरा 4 रिकॉर्ड बनेगा, इसको रिकॉर्ड्स बोलते हैं सेल्सफोर्स के टर्म में, ठीक है। सारा रिकॉर्ड्स हो गया ये चारों। तो रिकॉर्ड्स, ये जो रिकॉर्ड्स है ये सारा फिर अलग से ओपन होता है, और इन सभी रिकॉर्ड्स का एक यूनिक नंबर होता है, जो हम कल बता रहे थे 3 लेटर वाला, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे कुछ यूनिक नंबर इसी तरह से सब में होगा 001 ऐसे ऐसे कुछ यूनिक नंबर। तो जो ये यूनिक नंबर होता है इसको बोलते हैं SFDCID, ठीक है, सेल्सफोर्स आईडी। तो हर रिकॉर्ड को यूनिकली पहचानने के लिए कैसे बताएंगे, तो हम लोग जैसे कि इस एक्सेल फाइल को सेव करते हैं एक नाम से, उसी तरह से समझो कि ये जब अकाउंट सेव हुआ, क्या कि गूगल का दूसरा नाम भी हो सकता है, दूसरा गूगल भी हो सकता है, एक और गूगल होगा,
मे बी लंदन में ही एक और दूसरा ऑफिस है, तो सेम हो गया ना। लंदन में दो दो ऑफिस है, एक लंदन में भी XYZ स्ट्रीट पे, एक लंदन सम अदर स्ट्रीट पे, लेकिन अकाउंट तो गूगल का ही है। तो उसको दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए ये मेरा नंबर जो है ये यूनिक रहेगा। तो इससे डिफरेंशिएशन होगा कि अच्छा ये मेरा गूगल 1 है, ये मेरा गूगल 2 है। लेकिन कल जो हम लोग वो पैकेज इंस्टॉलेशन के टाइम में एक प्रीफिक्स समझ रहे थे, सी लेटर, देखो ये सी लेटर ये है, ये डिफाइंड होता है किसी किसी ऑब्जेक्ट्स के लिए जो आउट ऑफ द बॉक्स ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ अकाउंट है तो उसका 001 हमेशा डिफाइंड है। 001 देख के हमको समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो अकाउंट का है। तो सेल्सफोर्स बेसिकली ऐसे ही है, उसका फील्ड्स होता है और उसका रिकॉर्ड्स होता है बेसिकली। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि इसका कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड फील्ड्स एंड अदर फंक्शनलिटीज कंबाइनिंग एक ऐप बनता है। और ये सारा ऐप बेसिकली देखने के लिए ऐप लॉन्चर, जो हम लोग कल ही सीखे, ऐप लॉन्चर में जाकर हम लोग ऐप्स देख सकते हैं। Objects देखो, objects are tables in Salesforce database that store a particular kind of information. There are standard objects like accounts and contacts and custom objects like the property objects you see in the graphic. जो ऑब्जेक्ट्स हम बता ही रहे थे, देखो अब देखो, रिकॉर्ड्स आर रोज इन द ऑब्जेक्ट डेटाबेस टेबल्स। रिकॉर्ड्स आर द एक्चुअल डेटा एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट। Here the 211 Charles Street property is a record. Fields are column in the object database table. Both standard and custom objects have fields. On our property object, we have custom fields like address and phone. Exactly वही चीज बता दिया कि object is my, this whole thing is an object account, and in the account object हम लोग का ये columns जो है वो field हो गया जो बताएं, और जो rows होते हैं वो सारे rows तुम्हारे records हो गए। वही चीज बताया ना ये तीनों में। और ये सारा चीज मिलके सेल्सफोर्स के में जहाँ स्टोर हो रहा है वो डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। ठीक है, एक टेबल हुआ। अब दूसरा चीज ये बताना चाह रहा है कि सेल्सफोर्स में कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स होते थे। ये भी टर्म एक बहुत सुना हो तुम लोग, जैसे कि थोड़ा देर पहले एक टर्म बताया ना, वैसे ही एक सेल्सफोर्स में दो टर्म होते हैं। तो सेल्सफोर्स में दो टर्म ये होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है कस्टम। तो स्टैंडर्ड जो होता है, स्टैंडर्ड तुम्हारा ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड हो सकते हैं, ठीक है, और कस्टम स्टैंडर्ड होता है, और भी बहुत सारी चीज स्टैंडर्ड होता है। अभी यहाँ सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्ट्स का बात करें तो ऑब्जेक्ट्स देखेंगे। अब स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आता है? अकाउंट, लीड, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, बहुत सारा होता है बेसिकली ETC। तो ऐसा बहुत स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होता है। कस्टम का मतलब क्या होता है? कस्टम का मतलब ये हुआ, अब यहाँ पे बात आएगा आउट ऑफ द बॉक्स, नहीं आउट ऑफ द बॉक्स को अभी साइड में रखते हैं, अभी कस्टम और स्टैंडर्ड का मतलब समझते हैं। कस्टम का मतलब ये हुआ कि कस्टम वर्ड से ही समझ में आ रहा है, जनरल इंग्लिश। कस्टम मतलब कि बनाया हुआ कुछ खुद से टाइप। तो सेल्सफोर्स खुद में प्रोवाइड करता है अकाउंट, ठीक है। जब यहाँ पे हम इस एग्जांपल का बात करें ड्रीम हाउस रियल्टी का, तो यहाँ एग्जांपल में क्या बोल रहा था कि इसका फ्रेश अप्रोच है रियल एस्टेट का, और ये एम्प्लॉयज को और एम्प्लॉयज को कनेक्ट कर रहा है फॉर मोर एफिशिएंसी इन द होम सेल्स। तो उसमें क्या होगा कि मान लो अब हमको अगेन इसी ड्रीम हाउस का एग्जांपल अगर लें तो हमको एक प्रॉपर्टी का एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसमें हमको प्रॉपर्टी स्टोर करना है, लेकिन सेल्सफोर्स आज के डेट में प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड में नहीं प्रोवाइड करता है। तो लेकिन हमको तो चाहिए, एक टेबल चाहिए जिसमें हमको प्रॉपर्टी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है, जैसे कि क्या स्टोर किया है, देखो टाइटल, प्रॉपर्टी नेम, एड्रेस एंड सिटी, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी बनाते हैं यहाँ पे, ये बनाए ठीक है, प्रॉपर्टी बनाए। अब इसमें हमको ये प्रॉपर्टी एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें हमको स्टोर करना है टाइटल, नेम, सिटी, एड्रेस। तो यही है ना, टाइटल, नेम, एड्रेस, सिटी, प्रॉपर्टी नेम। तो इसके लिए अब हमको एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का कॉलम वाला कोई भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट नहीं था जो हम यूज़ कर पाते। तो इसलिए जब हम ये बनाए, ये सेल्सफोर्स में डिफाइन किए, तो इसको बोल देंगे हम लोग सेल्सफोर्स के टर्म में कस्टम ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक कस्टम ऑब्जेक्ट ऐड हो गया, क्योंकि पहले से डिफाइन नहीं था और हम खुद से डिफाइन किए।
तो जो खुद से डिफाइन करते हैं वो कस्टम में आ जाता है, जो ऑलरेडी डिफाइंड होता है वो स्टैंडर्ड में आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ये सारा चीज़ का काम वही है, ये बताना चाह रहा है कि ऑब्जेक्ट, रिकॉर्ड और फील्ड्स क्या होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं अनदर इंपॉर्टेंट टर्म दैट्स हार्ड टू कैप्चर इन द पिक्चर ऑर्ग। ओके, देखो ये बता रहा है ऑलरेडी कि ये हार्ड टर्म है ऑर्ग, जो कि हम तुम लोगों को कल बता दिए थे कि ऑर्ग क्या होता है। ठीक है ना? तो अब आई थिंक ऑर्ग तो तुम लोग को याद होगा ही, ऑर्ग क्या होता है। ये बहुत ही कॉमन टर्म है जो हम लोग आगे चल के यूज़ करने वाले हैं बहुत बहुत बार। तो सेल्सफोर्स का जो भी प्लेटफॉर्म है, फिर से बता देंगे जस्ट फॉर रिवीजन, सेल्सफोर्स का जितना प्लेटफॉर्म बना रहे हैं हम लोग काम करने के लिए, उसको ऑर्ग बोल सकते हो। चाहे वो जो भी डेवलपर एडिशन ऑर्ग था, तो प्लेटफॉर्म जहाँ काम करोगे तुम, जहाँ अपना ऐप बनाओगे, जहाँ अपना सारा ये ट्रेल हेड प्लेग्राउंड जो होगा, हर चीज़ को इसको हम लोग ऑर्ग बोल सकते हैं। ठीक है, सो ऑर्ग इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हम बताए थे कल, and it no कल नहीं परसों, and it refers to a specific instance of Salesforce. The image here is taken from Dreamhouse org. Your company can have one or multiple orgs. तो org जैसा कि बताएं एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काम करोगे तुम, और उस प्लेटफॉर्म में एक स्पेस होता है प्री डिफाइंड, 1 GB 2 GB 3 GB जो भी हो, या MBs में हो, तो डिफाइंड स्पेस होता है जिसमें जिसको यूज़ करके तुम अपना सारा सेटअप करोगे बिजनेस, और उसको सेल्सफोर्स के टर्म में बोलते हैं इंस्टेंस ऑफ अ सेल्सफोर्स। ठीक है, तो इंस्टेंस बोलते हैं, और सेल्सफोर्स का ऐसा हजारों लाखों इंस्टेंस होता है, हर कस्टमर वाइज, एक कस्टमर के पास 10-15 इंस्टेंस होता है, 100-200 इंस्टेंस भी हो सकता है, डिपेंडिंग तुम कितना कर पाते हो सेल्सफोर्स से। सीखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए वो तुमको प्लेग्राउंड देता है और डेवलपर एडिशन देता है, जो भी ऑर्ग होता है। यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं ड्रीम हाउस ऑर्ग है, तो ये पूरे ऑर्ग में इस टाइप का ड्रीम हाउस का ये चीज़ बनाया हुआ है ऐप वैप जो भी। ठीक है, तो जैसा बताते हैं कंपनीज कैन हैव वन और मोर मल्टीपल ऑर्ग्स। There's a lot of new stuff to tackle. If you don't get it all right away, don't worry. As you continue to learn about Salesforce, the terminology will start to come naturally. तो सेम चीज़ बोल रहा है कि अभी यहाँ पे तुमको बहुत सारा टेक्निकल चीज़ मिलेगा, बहुत सारा, लेकिन ये तो हम लोगों को भी पता है कि कोई भी नया चीज़ पहला दिन में समझ में नहीं आता है। ऐसे ही धीरे धीरे करो, ग्रेजुअली तुमको सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो वही चीज़ बोल रहा है कि बहुत सारा चीज़ है, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो ये फर्स्ट ट्रेलर प्लेग्राउंड टीपी ऑर्ग, तो इसको भी ऑर्ग बोल रहे हैं, बताएं जैसे कि प्लेटफॉर्म इज एन ऑर्ग, इज अ सेफ एनवायरनमेंट वेयर यू कैन प्रैक्टिस द स्किल्स यू आर लर्निंग बिफोर यू टेक देम टू योर रियल वर्क। TPs comes TPs comes with all the standard app building and customization tools required to test your app development chops. If you have never heard of a developer edition org, a TP is a special type of DE. सो TP और NDE, ये भी हम लोग कल ही बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया था, आज हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। TP और ट्रेलहेड प्लेग्राउंड और D इज डेवलपर एडिशन, कल ही बताया, कल हम लोग स्पेसिफिक इसका एक यूनिट किया है। When you sign up for a Trailhead, we automatically create a TP for you. So if you haven't signed up yet, now is a great time to do so. If you are already signed, and scroll to the bottom of this page and click the launch button to open. Again, same चीज़ जो कल हम लोग पढ़े हैं, ट्रेलहेड ऑटोमेटिक बनता है और लॉन्च बटन से लॉन्च होता है, और इसमें सब कुछ ऑटोमेटिकली बिल्ड करके दिया होता है ट्रेलहेड प्लेग्राउंड में, इन कंपैरिजन टू डेवलपर एडिशन जिसमें सब कुछ सेटअप करना पड़ता है। लेकिन डेवलपर और को भी तुम कनेक्ट कर सकते हो अपना प्लेग्राउंड से, वो हम लोग कल ही देखे हैं। TP orgs are free and you can have up to 10 of them at a time. To create one, go to any hands-on challenge, click the down arrow next launch, and select create a trailer playground. If you hit your max or want to manage your TPs, you can view and delete them from your trailer profile if you ever need your TPs username password. Exactly same thing, इसमें भी कुछ नहीं बताएंगे। ये कल ही पढ़े हम लोग कैसे मैनेज करते हैं ट्रेलर प्लेग्राउंड, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे रीनेम करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे बेसिकली कनेक्ट करते हैं डिफरेंट चीज़ से। तो ये सारा चीज़ हम लोग कल ही पढ़े हैं, और यूज़र नेम पासवर्ड कैसे रीसेट करते हैं, ये सब हम लोग कल ही देखे हैं, कल नहीं परसों। So go ahead and launch your TP so we can start getting your hands dirty. Install the Dreamhouse app. Okay. तो ट्रेलहेड प्लेग्राउंड तुम लोग को कुछ क्वेश्चन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, है ना? नहीं। गुड। देखो यहाँ पे आई थिंक ये दिखाएगा ऑलरेडी कंप्लीटेड है, लिंक भी दिया है। अच्छा, ये हेल्प एंड सपोर्ट वाला है,
ठीक है, यहाँ हो गया। अब इंस्टॉल करना है। अब इंस्टॉलेशन भी कल हम लोग सीखे हैं कि पैकेज इंस्टॉलेशन कैसे होता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे कैसे। टू फॉलो along and practice the steps in this module, you need to install the Dreamhouse package in your Trailhead playground. Follow the instructions here to launch playground and install the package. You also use this package and playground when it's time to complete the hands-on challenge. If Internet Explorer, if your browser of choice, it's time to move to Canby. Some features of Dreamhouse app aren't fully supported in Internet Explorer, so switch over to your next favorite browser. ओके, सो ये बेसिकली एक नोट है, ये बता रहा है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ नहीं करना है क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर फुली सपोर्ट नहीं करता है, तो और भी कोई ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो तो। ऑलराइट, तो यहाँ पे यही बता रहा है कि ड्रीम हाउस ऐप इंस्टॉल करना है और ये पैकेज है, और पैकेज इंस्टॉल करने के लिए जो कल हम लोग स्टेप फॉलो किए थे, सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे आज भी। लॉन्च योर Trailhead playground by scrolling to the bottom of this page and clicking launch. If you see the tab in the org labeled install package, please follow the steps below. If not, from the app launcher, this select playground starter and follow the step. We don't playground starter. ओके, एग्जैक्टली सेम स्टेप्स है जो हम लोग कल किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट पैकेज को देखो 40 कल बताया था ना, 040, देखो 040 इस पैकेज का नाम है। अब इसको कॉपी करके रखते हैं, आगे देखेंगे कैसे करना है। क्लिक द इंस्टॉलर पैकेज टैब, पेस्ट दिस इन द फील्ड, क्लिक इंस्टॉल, वी गो थ्रू सम ऑफ दिस पीस ऐप थ्रू द मॉडल, बट फिर टेक अ लुक अराउंड व्यू बिफोर यू मूव ऑन। ओके, सो ये स्टेप्स हम लोग करेंगे जब हम लोग ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तब अभी ये कंप्लीट कर देते हैं पहले इसको। Customize the Salesforce platform. You already know that you can use the Salesforce platform to develop custom objects and functionality specific to your business. What you might not know is that you can do most of this development without even writing a line of code. Developing without code is known as declarative development. With declarative development, you use forms and drag and drop tools to perform powerful customization tasks. The platform also offers programmatic development, which uses things like Lightning component, but if you are not a programmer, you can still build some amazing things on the platform. तो ये बहुत ही हैवी टर्म्स यूज किया है आईटी से जो नहीं है उसके लिए भी और आईटी से उसके लिए भी। तो ये बहुत ही की चीज़ हम बहुत स्लोली 5 मिनट लेकर बता देते हैं, तुम लोग को ध्यान देना एकदम। हम अभी तक बताते आए हैं तुम लोग को कि स्टैंडर्ड और कस्टम, और एक टर्म बताए थे कस्टमाइजेशन, ठीक है ना, कस्टमाइजेशन एंड आउट ऑफ द बॉक्स। अभी यहाँ समय आ गया है उसको थोड़ा सा और समझने के लिए। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि Salesforce आउट ऑफ द बॉक्स में तो बहुत सारा चीज़ प्रोवाइड करता है, सच एज द ऑब्जेक्ट एंड देन भी मतलब और भी बहुत सारा चीज़ होगा, ठीक है। और जो चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं प्रोवाइड करता है उसको तुम कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कल को डेट में एक स्कूल खोलना चाह रहे हैं, स्कूल में हमको अगर मान लो स्टूडेंट्स का अटेंडेंस रखना है, तो स्टूडेंट का अटेंडेंस रखने के लिए हम अकाउंट लीड कॉन्टैक्ट अपॉर्चुनिटी यूज नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या होगा, एक कस्टम ऑब्जेक्ट चाहिए होगा जो कि होगा स्टूडेंट्स, मीनिंग ये कस्टमाइजेशन है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कस्टमाइजेशन में भी 2 टाइप का कस्टमाइजेशन होता है, ठीक है। एक कस्टमाइजेशन होता है डिक्लेरेटिव डेवलपमेंट, एक कस्टमाइजेशन होता है प्रोग्रामेटिक डेवलपमेंट। तो ये बताना चाह रहा है कि डिक्लेरेटिव डेवलपमेंट जो होता है इसमें अभी तक में कोई भी लैंग्वेज यूज करके तुमको कोडिंग नहीं करना है। जो कोडिंग हम समझा रखना कि लैंग्वेज, तो यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज यूज करके कोडिंग नहीं करना है। डिक्लेरेटिव डेवलपमेंट्स में क्या होता है, अभी भी तुमको एक फॉर्म टाइप भरना पड़ेगा, कुछ नाम वाम लिखना पड़ेगा फॉर्म में, ऐसे ही लिखना पड़ेगा जो प्री डिफाइंड होगा, या फिर क्लिक करना होगा और मूव करना होगा, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप काइंड ऑफ थिंग। तो जब भी तुमको कोई स्पेशल लैंग्वेज यूज करके कोई कोड ना लिखना पड़े और तुम कुछ फॉर्म भर के या ड्रैग एंड ड्रॉप करके और भी बहुत सारा चीज यूज करके अगर तुम कुछ बिल्ड करते हो, कुछ डेवलप करते हो, तो उसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट इन अ वेरी प्लेन लैंग्वेज, इंग्लिश में भी तुम डेवलपमेंट का मतलब जानते हो कि उसको कुछ भी चीज को बनाना और मेंटेन करना, उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। जैसे कि बिल्डिंग का डेवलपमेंट, घर का डेवलपमेंट, उसी तरह से कोई भी चीज जब ऐप में बनाते हो, सेल्सफोर्स में बनाते हो, तो उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। तो जो डेवलपमेंट फॉर्म भर के और ड्रैग एंड ड्रॉप से हो जाए वो कस्टमाइजेशन में आता है, लेकिन डिक्लेरेटिव कस्टमाइजेशन में आता है।
दूसरा आता है प्रोग्रामेटिक डेवलपमेंट। ये होगा तुम यहाँ पे कोडिंग करोगे। कोडिंग में आ जाता है तुम्हारा जावा, जावा स्क्रिप्ट, ये सब भी लैंग्वेजेस है, प्लस तुम्हारा आ जाएगा इनका खुद खुद का होता है एपेक्स लैंग्वेजेस, तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। तो प्रोग्रामेटिक डेवलपमेंट हम लोग बहुत लाइक समय लग जाएगा, 3-4 महीना में भी लगेगा हम लोग वहाँ पहुँचने में, डिपेंडिंग तुम लोग कितना स्पीड से जा रहे हो। और एक टर्म है जैसे लाइटनिंग, लाइटनिंग कंपोनेंट बाद में समझेंगे क्या होता है। तो ये लाइटनिंग कंपोनेंट भी प्रोग्रामेटिक डेवलपमेंट में आता है। सो बेसिकली वही बोल रहा है कि इफ यू आर प्रोग्रामर देन यू कैन स्टिल, अगर इफ यू आर नॉट अ प्रोग्रामर, जरूरी नहीं है आज सेल्स को सीखने के लिए कि तुमको कोडिंग आना चाहिए, तुमको लैंग्वेज आना चाहिए, तुमको कोई जरूरत नहीं है। अगर बिना कोडिंग लैंग्वेज जाने भी एक नॉर्मल आदमी सेल्स को सीख सकता है विथ डिक्लेरेटिव डेवलपमेंट। ठीक है, आप प्रोग्रामिंग नहीं भी सीखे तो सिर्फ डिक्लेरेटिव डेवलपमेंट से बहुत कुछ बिल्ड कर सकते हैं हम लोग। ओके लेट्स स्टार्ट स्मॉल। ओके बेसिकली ये समझ में आ गया ना, ये पार्ट। चलो बढ़िया है, नहीं समझ में आएगा तो रोक के पूछना। जल्दी जल्दी बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट स्मॉल। Michelle wants a quick way to Michelle wants a way to quickly indicate whether a potential home buyer is pre-qualified for a home loan. To make this change, D'Angelo wants to create a pre-qualified checkbox on the contact object. In Salesforce speak, we are adding a custom field to a standard object. Let's see how he does it. ऑल राइट, यहाँ पे ये बता रहा है कि मिशेल जो है, ये बंदी यहाँ पे, ये बंदी जो है मिशेल, जो हेड ऑफ लीड स्टेट ब्रोकर थी, वो एंजेलो से, जो कि सेल्सफोर्स एडमिन है, उससे बोल रही है कि एक इंडिकेटर चाहिए। वो इंडिकेटर क्या करेगा, बताएगा कि कौन कौन सा बंदा, कौन कौन सा लोग पोटेंशियल बायर है जो कि घर खरीदने में इंटरेस्टेड है, और बेसिकली पहले से ही क्वालिफाइड है। पहले से ही क्वालिफाइड मतलब हम एज ए स्टूडेंट अगर हम जाकर चेक करें कि हम घर देख रहे हैं तो हम पोटेंशियल बायर नहीं होंगे, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हम अभी भी पढ़ रहे हैं, मेरा अर्निंग नहीं है। लेकिन मान लो राजेश जैसा आदमी जो जाके वेबसाइट में सर्च कर रहा है, वो ऑलरेडी जॉब में है, अर्न कर रहा है, तो वो एक पोटेंशियल बायर है। तो बेसिकली वैसे लोग जो पोटेंशियल बायर हैं, जो जिनका अर्निंग है और जो ऑलरेडी क्वालिफाइड कर रहा है घर खरीदने के लिए, उसको इंडिकेट कर दे सिस्टम में कि भाई ये XYZ आदमी ऑलरेडी प्री क्वालिफाइड फॉर होम लोन। ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए एंजेलो को है एक प्री क्वालिफाइड चेकबॉक्स बनाना। वो चेकबॉक्स एक टर्म आ गया है यहाँ पे, ठीक है। चेकबॉक्स हम बताते हैं क्या होता है। ऑन द कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट तो पता ही है, कॉन्टैक्ट तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। सेल्सफोर्स के टर्म में बताएंगे कि एक कस्टम फील्ड बना रहे हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में, ठीक है। ओके, तो ये एक टर्म आ गया। यहाँ पे चेकबॉक्स समझ लेते हैं बहुत ही जल्दी। तो ऐसा कोई फॉर्म में चेकबॉक्स हम लोग तुम लोग बहुत सारा चेकबॉक्स समझता होगा ना तुम लोग सब कोई। अम, राजेश विकेट समझ रहा है ना चेकबॉक्स, ये चेकबॉक्स होता है। चलो ठीक है, समझता है, सबको समझता है चेकबॉक्स। हाँ, तो फिर अभी ये चेकबॉक्स बनाना है सेल्सफोर्स में, ताकि बता सके कि टिक ये प्री क्वालिफाइड आदमी है। अब चेकबॉक्स कैसे बनता है देखो। चेकबॉक्स अब ये भी एक कस्टम फील्ड होता है। तो जब कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट का बात करें तो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनेगा, और यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनेगा कॉन्टैक्ट। यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट पे एक नेम होगा ऑलरेडी। अब यहाँ पे बनाना है हम लोग को प्री क्वालिफाइड, क्वालिफाइड, ये चेकबॉक्स बनेगा टाइप। मेन चीज एक और है, सेल्सफोर्स में कस्टम और स्टैंडर्ड हम लोग समझे तो ऑब्जेक्ट्स होता है कस्टम एंड स्टैंडर्ड, उसी तरह से फील्ड्स भी होता है कस्टम और स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फील्ड्स जो होते हैं वो होते हैं नेम, क्रिएटेड बाय, कौन क्रिएट किया है, लास्ट मॉडिफाइड बाय, कौन लास्ट मॉडिफाई किया है। ये सब बहुत इजी होगा, तुम लोग अपने वाला सिस्टम में जो यूज कर रहे हो उससे रिलेट करोगे तो। नॉर्मल जब हम लोग कोई फाइल बनाते हैं, एक्सेल बनाया देखो यहाँ पे, एक्सेल ही बनाया तो उसका साइज बताता है। इसका एक्सेल के अंदर में अगर हम उसका प्रॉपर्टीज जाएंगे, अरे कहाँ है प्रॉपर्टीज,
इसमें जाएंगे तो देखो यहाँ पे लिखा है ना क्रिएटेड, मॉडिफाइड, कौन किया है, क्या किया, नहीं किया है, सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना लास्ट ऑफ एंड। तो ये सारा चीज जो होता है ना, ये सेल्सफोर्स के टर्म में भी जान सकते हो कि क्रिएट कब, क्रिएट फाइल कब, मॉडिफाई। तो ये सब चीज जो है ना स्टैंडर्ड होता है। ये सब चीज कस्टम में, अब कस्टम फील्ड कौन सा हो गया, जैसे ये प्री क्वालिफाइड वाला बना है, ये पहले से डिफाइन नहीं था सेल्सफोर्स में, लेकिन आज हमको जरूरत पड़ा है तो कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट पे हम एक कस्टम फील्ड बना रहे हैं, प्री क्वालिफाइड। ठीक है, और ये कस्टम फील्ड ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ कस्टम ऑब्जेक्ट में ही बना सकते हो, कस्टम फील्ड्स तुम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में भी बना सकते हो। तो लेकिन कस्टम ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, तो स्टैंडर्ड के अंदर कस्टम नहीं बनेगा, कस्टम के अंदर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। लेकिन जब मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया है तो ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल कॉलम्स बना सकते हो ना, तो कॉलम्स में तुम्हारा पहले से प्री डिफाइंड कॉलम्स होगा जो कि स्टैंडर्ड कॉलम्स होगा, और कस्टम फील्ड्स जो होगा वो तुम्हारा नया नया बनेगा। तो कॉलम तो कितना भी डाल सकते हो, एक टेबल में तो कॉलम डाल ही सकते हो, लेकिन टेबल चेंज करोगे तो फिर टेबल ही चेंज हो जाएगा पूरा, तो दो टेबल को मर्ज नहीं कर सकते। ठीक है, पहले ना हम लोग ये पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, ड्रीम हाउस लॉन्च करते हैं हम लोग यहाँ से फटाफट। तो लॉन्च हो गया है, इंस्टॉल पैकेज में जाएंगे, यहाँ से इंस्टॉल ये आईडी उठाएं, इसको यहाँ पे इंस्टॉल मार दिए, इंस्टॉल फॉर ऑल, इंस्टॉल। ये इंस्टॉल जब तक हो रहा है तब तक आगे देखते हैं। अब ये वही बता रहा है, तो कब इंस्टॉल हो जाएगा तो ये सारा चीज़ हम लोग फिर करेंगे, तो पहले उसको इंस्टॉल हो जाने तो फिर ये हम लोग स्टेप्स करते हैं। तो बोल रहा है गियर आइकन में जाने के लिए, सेटअप लॉन्च करने के लिए, और सेटअप से व्यू सेटअप लॉट स्टेप। तो ये बोल रहा है कि सेटअप जो है हम लोग बहुत यूज़ करते हैं और बहुत यूज़ करने वाले हैं, तो ये स्टेप तो याद कर ही लो बढ़िया से कि सेटअप कहाँ से जाना है। तो हमेशा याद रखना गियर आइकन से सेटअप में जाते हैं, क्योंकि ये बहुत यूज़ करने वाला है। वो हो गया ये इंस्टॉल। अब ये हमारा ड्रीम हाउस इंस्टॉल हो गया है। अब हम लोग को क्या बोला था, ड्रीम हाउस इंस्टॉल होने के बाद यहाँ से जाके ड्रीम हाउस खोलना है। तो ड्रीम हाउस यहाँ आ गया, ड्रीम हाउस यहाँ से खोल लेंगे। तो ड्रीम हाउस जैसे ही खोले हो गया ना सेम सेम, तो यहाँ पे है देखो ऐप, मेरा ड्रीम हाउस ऐप इंस्टॉल हो गया, ड्रीम हाउस खुल गया। तो अब ड्रीम हाउस ऐसे ही दिख रहा है, ड्रीम हाउस होम प्रॉपर्टी ब्रोकर कॉन्टैक्ट, ड्रीम हाउस होम प्रॉपर्टी फाइंडर कॉन्टैक्ट्स ब्रोकर्स प्रॉपर्टीज, वो सेम आ गया ना। तो यहाँ से वो हम ऐप में इंस्टॉल करके स्विच कर लिए, अब मेरा ड्रीम हाउस हो गया। अब ड्रीम हाउस में ऐप होने के बाद हम लोग अब फील्ड बनाएंगे। तब गियर में जाना है, सेटअप में जाना है, गियर में जाना है, सेटअप में जाना है, फिर क्लिक द ऑब्जेक्ट मैनेजर टैब एंड क्लिक कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे जाएंगे क्विक फाइंड में ऑब्जेक्ट मैनेजर, और यहाँ पे जाएंगे बनाएंगे तुम्हारा, खोजेंगे कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट मिल गया, कॉन्टैक्ट में जाएंगे। कॉन्टैक्ट में जाने के बाद बोल रहा है अंडर फील्ड एंड रिलेशनशिप क्लिक न्यू, फील्ड एंड रिलेशनशिप यहाँ आया, इसमें क्लिक न्यू करेंगे। सेल्सफोर्स ओके। अब वहाँ पे जैसे कि ऑप्शन में क्लिक किए ना, इस पे देखो दिखाया कि अभी ब्लॉक्स क्रॉस डोमेन कुकीज, वेट क्रॉस डोमेन कुकीज को अलाउ करने दो, अभी कुकीज अलाउ नहीं करने वाला था। देखना कुकी अलाउ कर लेना तो नहीं खुलेगा ये। जैसे ही क्लिक किए कुकीज अलाउ किए, कुकीज अलाउ करने के बाद अब यहाँ पे ऑफ ये आ गया न्यू कस्टम फील्ड। यहाँ पे हमको क्या बनाना था, चेकबॉक्स बनाना था ना, तो बोलेगा डेटा टाइप इंडिकेट्स व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू फील्ड होल्ड्स फॉर दिस फील्ड चेकबॉक्स। ओके, डेटा टाइप जो है ना हम बाद में बताएंगे अच्छे से, डेटा टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही की चीज़ है, इसको बढ़िया से बता देंगे बाद में। अभी यहाँ को पता करते हैं चेकबॉक्स, चेकबॉक्स लेना है। तो चेकबॉक्स यहाँ है, देखो चेकबॉक्स में क्लिक किए, अब बोलेगा नेक्स्ट में जाने के लिए, नेक्स्ट।
तो नेक्स्ट में गए, किसका नेक्स्ट में गए, फिर द फील्ड लेबल इज व्हाट यू सी ऑन द कॉन्टैक्ट पेज, एंटर प्री क्वालिफाइड। तो अभी हम लोग को ये एंटर करना है, किसमें, फील्ड लेबल में हम लोग को ये एंटर करना है। तो फील्ड लेबल में हम ये एंटर किए प्री क्वालिफाइड, इस नाम से मेरा कॉलम बनेगा। उसके बाद क्लिक नेक्स्ट, चेक द चेक बॉक्स टू ऐड द न्यू फील्ड टू द कॉन्टैक्ट पेज लेआउट। ओके, जैसे ही प्री क्वालिफाइड हमारे, तो देखो डिफॉल्ट वैल्यू मेरा अनचेक है, मतलब फॉल्स आएगा स्क्रीन पे। अब फील्ड नेम जो है ये यूनिक नेम होता है डेटाबेस नेम बैकएंड में, ये हम बताएंगे बाद में अच्छा से क्या होता है। डिस्क्रिप्शन और हेल्प टेक्स्ट ये भी बाद में बताएंगे अच्छा से क्या होता है, ये सब थोड़ा डिटेल में अपन लोग पढ़ेंगे ये सारा चीज़ के बारे में। बढ़िया, अभी फिलहाल क्या किए, फील्ड बना दिए, अब नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट में हम लोग को बताएगा ये सारा प्रोफाइल जो बता रहे थे ना, जो तुम लोग को बता रहे थे कि सिस्टम एडमिन प्रोफाइल और मनीष का प्रोफाइल, विकेश का प्रोफाइल, बॉस का प्रोफाइल। तो बेसिकली बॉस लोग वो होता है जो कि सब कुछ पता होता है उन लोग को, और मे बी मनीष को कुछ हो, एक होगा ऐसे ऐसे। तो बेसिकली यूजर स्पेसिफिक एक्सेस यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि ये प्री क्वालिफाइड जो बनाया है ये विकेश को देखना है लेकिन राजेश को नहीं देखना है। तो हम लोग यहाँ से डिसाइड करते हैं कैसे कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा। तो ये प्रोफाइल देख रहा है ना, प्रोफाइल डिवाइस। फिर नेक्स्ट किए, तो अब यहाँ पे दिखा रहा है कि पेजेस, जब हम स्क्रीन पे जो पेज खोलते हैं, अब ये पेज में दिखाना है लेकिन एक दूसरा पेज खोलेंगे उसमें नहीं दिखाना है। तो पहले से टोटल 1 2 3 4 पेज डिफाइंड है, इन चारों पेज में दिखाना है। तो ये हाँ 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 दिखाना है, हाँ हाँ किए। तो जिस पेज में नहीं दिखाना उसमें टिक कर देते, अनटिक कर देते, तो उसमें नहीं दिखाता। तो देखो जो स्टैंड ऑब्जेक्ट में ही जो स्टैंडर्ड फील्ड और कस्टम फील्ड का बात कर रहे थे ना, ये जो हम बात की कस्टम फील्ड और स्टैंडर्ड फील्ड ऑब्जेक्ट के अंदर में, ये देखो ये ऑब्जेक्ट है कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट में ये जितना फील्ड्स देख रहे हो ना, ये सारा फील्ड्स, ये सारा स्टैंडर्ड फील्ड्स है। सबसे इजी वे होता है डिफरेंशिएट करने का सेल्स में स्टैंडर्ड और कस्टम फील्ड। जितना फील्ड में ये अंडरस्कोर सी लगा रहेगा ना, अंडरस्कोर सी, ये इसका मतलब ये सारा कस्टम फील्ड है। और जिसमें अंडरस्कोर सी नहीं लगा हुआ है मतलब वो स्टैंडर्ड फील्ड है। सो ऐसे याद करने के लिए बोल सकते हो सी इज द कस्टम, तो कस्टम। तो ये जितना अभी हम जो प्री क्वालिफाइड बनाए तो इसमें भी ऑटोमेटिक सी आ गया, ये अपने आप आता है, तुमको डालने की जरूरत नहीं होता है। कुछ भी कस्टम बनाओगे उसमें ऑटोमेटिकली फील्ड बनाओगे तो उसमें ऑटोमेटिकली अंडरस्कोर सी आ जाएगा। और ये सारा आउट ऑफ द बॉक्स फील्ड है, इसमें अंडरस्कोर सी नहीं है। ठीक है, तो प्री क्वालिफाइड मेरा एक फील्ड बन गया, चेकबॉक्स है, दो चेकबॉक्स बन गया। अब बोल रहा है क्या करने के लिए, यू जस्ट कस्टमाइज योर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ग्रेट जॉब। ठीक है, लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट वी डिड फ्रॉम द ऐप लॉन्चर, फाइंड and select contact, use the arrow to view all the contacts and pick a contact name. Under the details tab you can see and your new field, now it's easier for Michelle and the other brokers to blog retrieve importance। अब बोल रहा है यहाँ पे कॉन्टैक्ट में जाने के लिए हमारा फील्ड ऑलरेडी वहाँ पे होगा, तो ऐप लॉन्चर में जाएंगे, यहाँ पे बोला है कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट यहाँ पे है, कॉन्टैक्ट्स में गए। अब यहाँ बोला है कॉन्टैक्ट्स के बाद जाने बोला है कहाँ, ये एरो में क्लिक करने बोला है। एरो में क्लिक किए, ऑल कॉन्टैक्ट्स बोला ना, ऑल कॉन्टैक्ट्स किए, ऑल ही बोला है ना, व्यू ऑल कॉन्टैक्ट्स। अब नेम पे जाने बोला है, व्यू ऑल कॉन्टैक्ट्स। अब यहाँ पे कोई भी एक कॉन्टैक्ट खोल लेते हैं। ठीक है, तो बोला है कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो उसमें दिखाएगा डिटेल्स पे, देखो यहाँ पे कहीं प्री क्वालिफाइड होगा, देखो आ गया ना प्री क्वालिफाइड जो हम लोग बनाए। अब एक चीज और है, ये चेक क्यों नहीं है, चेक क्यों नहीं है, तो बताएगा चेक क्यों नहीं है, ऑलरेडी ये चेक क्यों नहीं है, ये अनचेक क्यों है। तुरंत एक नया चीज बनाए हैं, वो नया चीज आ गया है, इसमें अपने से कुछ वैल्यू है। ओके, इसी में हम लोग एक आज कॉन्सेप्ट सीखते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू कॉन्सेप्ट। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब हम तुम लोग को फील्ड बनाते टाइम में ही दिखाए थे ये चीज। जब फील्ड बना रहे थे तो उस समय ये अनचेक था ऑलरेडी, जिसका डिफॉल्ट का मतलब हुआ कि पहले से तुम डिफाइन कर देते हो कोई एक वैल्यू का। तो जैसे अनचेक डिफाइंड है यहाँ पे, तो वो जब मेरा ये फील्ड बना सारे रिकॉर्ड्स में, तो ये इसलिए अनचेक है ऑलरेडी। अगर वो उसको चेक बनाते तो इसमें ये चेक रहता। तो फील्ड बनाने के टाइम में तुम कोई भी फील्ड बनाते हो उसके टाइम में तुम डिफाइन कर सकते हो कि उसका डिफॉल्ट वैल्यू पहले से डिफाइंड प्री डिफाइंड वैल्यू क्या होगा। सो ये अनचेक इसलिए क्योंकि वो अनचेक में हम लोग बनाए थे।
नेक्स्ट देखो ऐसे स्क्रीनशॉट में जैसा दिखा रहा है वैसे ही हम लोग को मिल गया फील्ड. We added that field pretty quickly, but it turns out that we did more than just add a field. At the same time, the platform did a lot of work under the hood. Obviously, the new field was added to the user interface. You can also run reports and create dashboards and reference. So new field, the field is even ready to go in Salesforce mobile app, and you didn't have to do anything except click next. Okay, so यहाँ पे बहुत सारा टर्म बोल दिया, वो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे. रिपोर्ट्स का भी जरूरत नहीं है. रिपोर्ट्स तो तुम लोग ऐसे ही बताए थे. रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड पहला दिन ही बताए थे. रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड क्या होता है. जब तुम लोग को डेली डेली रिपोर्ट बनाना आता है कि एक महीना में क्या वो गैस बेचे या एक महीना में कितना दवा बेचे, तो उसका रिपोर्ट जो होता है हम लोग आज के डेट में रिपोर्ट निकालते हैं, वही रिपोर्ट होता है. तो ये बता रहा है कि अगर कॉन्टैक्ट का रिपोर्ट निकाले तो ये कॉन्टैक्ट में आ सकता है कि प्री क्वालिफाइड कितना आदमी कहाँ में है वो रिपोर्ट. और डैशबोर्ड तो बताए थे कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स. तो ये सब बाद में हम लोग और डिटेल में समझेंगे. ये बहुत सुनने मिलेगा आगे चल के. रिपोर्ट डैशबोर्ड दे सकते हैं और मोबाइल ऐप में भी यूज़ कर सकते हैं. अगर मोबाइल में इसको हम लॉन्च करेंगे आज के डेट में तो मोबाइल में भी ये दिखेगा. तो ये सब चीज़ हम लोग बाद में एक्सप्लोर करेंगे ज़्यादा अच्छा से. That's the power of the Salesforce platform. In the next unit, we talk about some of the ways you can harness the platform for your business. तो वही बता रहा है कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे कैसे और इसको बढ़िया से कर सकते हैं और कैसे ज़्यादा मतलब यूज़ करके Salesforce को हम लोग इस तरह का और डेवलपमेंट कर सकते हैं. ओके, रिसोर्सेस में कुछ दिया है, ये तो बाद में तुम लोग देख लेना बाद में. रेडी फॉर चैलेंज. इफ यू वर फॉलोइंग अलोंग the unit, you have successfully completed a pre-qualified checkbox. Next, test out you have learned by making a new field. Time around you make the checkbox. Complete new challenge. This time around you make a currency field rather than a checkbox. Complete the new challenge below and try to. Okay, so हम लोग चेकबॉक्स बना लिए हैं. अब एक करेंसी फील्ड बनाना है इस हैंड्स ऑन चैलेंज को करने के लिए और ये हम लोग यहाँ पे खत्म कर देंगे. गेट रेडी, यू विल बी कंप्लीटिंग दिस चैलेंज इन योर ओन हैंड्स ऑन. क्लिक लॉन्च जैसे डिफरेंट वन डिफरेंट लैंग्वेज इंग्लिश. ओके, ये तो नॉर्मल चीज हर चैलेंज में तुमको बोलेगा लैंग्वेज चेंज करने के लिए. लैंग्वेज इंग्लिश नहीं सिलेक्ट किया हो, कुछ और सिलेक्ट किया हो तो जो लैंग्वेज सेलेक्ट किया वही डालना है. अगेन एक और बनाना है. ऐड अ कस्टम फील्ड टू द कस्टम कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट. Many home buyers who work with the same house realty are pre-qualified for a home loan. Brokers need to know how much money their clients can borrow so they can show properties in the right price range. Add a pre-qualified amount field to the custom object so brokers can record this and see the information. To pass this challenge, you will need to create a new custom field in addition to the one above your this. You are okay. So basically ये बोल रहा है कि ड्रीम हाउस में मिशेल जो लड़की थी और उसके टीम मेंबर्स को जैसे कि हम लोग प्री क्वालिफाइड चेकबॉक्स बनाए जो बताया कि प्री क्वालिफाइड है लोन के लिए, उसी तरह से हम लोगों को एक प्री क्वालिफाइड अमाउंट बनाना है करेंसी फील्ड जिससे पता चले कि हाँ वो किस रेंज में ले सकता है. तो अगेन वही ये कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट बनाना है और करेंसी बनाना है और फील्ड लेवल होगा लोन अमाउंट. ऑल राइट, तो ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी हम हैं. वापस से आते हैं, फिर से दिखाते हैं कैसे जाते हैं. सेटअप, यहाँ से गए सेटअप में गए, यहाँ से हम लोग किए ऑब्जेक्ट मैनेजर. ऑब्जेक्ट मैनेजर में गए, फिर यहाँ से गए कॉन्टैक्ट में आए, यहाँ पे आए फील्ड एंड रिलेशनशिप, यहाँ पे न्यू में मारे. मैं अब बोला क्या बोला, करेंसी बोला था ना, करेंसी डेटा टाइप करेंसी. तो यहाँ करेंसी चेक किए, देखो करेंसी यहाँ पे है. फिर नेक्स्ट किए, अब यहाँ पे लेवल क्या बोला है, लोन अमाउंट. लोन अमाउंट हम देख लिए तो वहाँ पे तभी कॉपी कर लिए थे लोन अमाउंट. बस इतना ही बोला और कुछ नहीं बोला. तो लोन अमाउंट पर तो बाकी सब डिफॉल्ट वैल्यू लेंगे. देखो 18 लेंथ का होगा, डेसिमल प्लेस 0 होगा, इसमें कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है. तो एज हम लोग करेंसी बना रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू ऑलवेज 0 होगा अगर कोई वैल्यू नहीं डालते हम लोग. यहाँ पे नेक्स्ट. अब ये प्रोफाइल अगेन किस प्रोफाइल को दिखना है, तो अभी फिलहाल हम लोग प्रोफाइल खेल नहीं रहे, तो बाद में देखेंगे प्रोफाइल का क्या है सब किताब है. लेआउट अगेन सब में डालना है तो उसमें देख लेते हैं, इसको सेव करेंगे. जैसे सेव करेंगे अब देखो यहाँ पे आ जाएगा लोन अमाउंट. इसको रिफ्रेश करना पड़ता है पेज को. रिफ्रेश किए, डिटेल्स में गए, देखो लोन अमाउंट भी आ गया ना. तो लोन अमाउंट भी मेरा आ गया. और यहाँ पे कोई भी करेंसी आप खोलें, कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट खोलेंगे तो उसमें वो दोनों फील्ड दिखाएगा. डिटेल्स में जाएंगे तो प्री क्वालिफाइड और लोन अमाउंट दोनों हो गया. इस तरह से एक्सरसाइज खत्म हो गया. लॉन्च चेक माय चैलेंज अर्न पॉइंट. चेक कर रहा है चैलेंज.
चलो सही से बना, देखो आपको 500 पॉइंट मिल गया। ठीक है।